जो लोग बहुत कूद कूद के मंदिर बनाने, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये अपर कास्ट माइंडसेट करता क्या है पता है? अपने बच्चों को अमेरिका, ब्रिटेन, लंदन भेजेगा पढ़ने के लिए, बड़ी बड़ी कंपनी में रोजगार देगा, लाखों के पैकेज में रहेगा और आपके बच्चों को सिखाएगा कि धर्म खतरे में है, चलो बचाने। तो हत्या करने आगे आगे कौन गया? ये दलित, पिछड़े, आदिवासी। इनको लगा कि हम हिंदू हैं, तो ये अपने गौरव बोध में इनको लगा कि हम जब हत्या कर लेंगे, मंदिर बनाने की लड़ाई में सबसे आगे रहेंगे, तो जब मंदिर बनेगा तो पुजारी हम बन जाएंगे। ट्रस्ट में तुमको जगह नहीं दी। कल्याण सिंह क्या नफरत फैलाता था कि मुझे पता है बाबरी मस्जिद विध्वंस हो गया। तुमने एक बार सोचा नहीं कि इस मुल्क को तुम कितनी बड़ी नफरत के बीज बो के चले गए? और ओबीसी समाज के लोगों, आंख खोलो, तुम हिंदू नहीं हो आरएसएस की परिभाषा में। तुमको उन्होंने कभी हिंदू माना ही नहीं। तुम इस्तेमाल किए जाने वाले मुहरे हो। तुमसे हत्या करवाई जाएगी, तुमसे दंगे करवाए जाएंगे, तुमसे मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन मंदिर बनेगा उसमें तो हिस्सेदारी तुम्हारी नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तो भूल ही जाओ। ये ओबीसी समाज सबसे ज्यादा हिंदू बने रहता है। तो देख लो, ये हिंदू बनाएंगे तुमको तब तक जब तक दंगा कराना होगा। तुम्हारे हाथ से कलम और किताब छीनेंगे, तुम्हारे हाथ में तीर और तलवार देंगे, तुम्हारे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जामिया, जेएनयू नहीं पढ़ने जाएंगे। तुम्हारे अपने यहाँ के स्कूल बर्बाद कर दिए, विश्वविद्यालय बर्बाद कर दिए। जाओ मंदिर बनाने का आंदोलन करो। मंदिर बनाने के ट्रस्ट में नहीं हो, मंदिर के पुजारी नहीं बनोगे, मंदिर का जितना चंदा आएगा वो तुम्हें नहीं मिलेगा। तो मंदिर की हेजमनी भी किसके पास? हिंदू अपर कास्ट, आरएसएस वाला हिंदू। मंदिर, उसके बाद शिक्षा किसके पास? आरएसएस वाले हिंदू के पास। नौकरी किसके पास? आरएसएस वाले हिंदू के पास। तो ये फेक हिंदुत्व है। सबसे पहला बाबरी मस्जिद पर चढ़ करके गुंबद तोड़ने वाला ओबीसी था। गुजरात दंगे में सबसे आगे जो पोस्टर बॉय बना था वो मोची था। और 10 साल बाद जब उससे सवाल पूछा गया तो उसने कहा हमारा परिवार बर्बाद हो गया। परिवार आबाद किसका हुआ? लाल कृष्ण अडवाणी का। उसके ऊपर चढ़ करके नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाया। गुजरात दंगे में परिवार आबाद किसका हुआ? अमित शाह का, जो तड़ी पार रहने के बाद भी देश का होम मिनिस्टर बना हुआ है। तुम्हारे परिवार बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए ये मंदिर वंदिर की सियासत में मत जाओ। 100 में 90, धन धरती राजपाट में तुम्हारा हक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मांगो, जमीन पे हिस्सेदारी मांगो, तब बचोगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। आज हम बात करेंगे कि राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकली इस देश में राम मंदिर का मुद्दा कैसे शुरू हुआ, उससे किसको फायदा हुआ और क्या सचमुच उससे मुसलमानों को नुकसान है या बहुजनों को नुकसान है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को नुकसान है। किसने राम मंदिर का मुद्दा शुरू किया, भारत में कैसे राम मंदिर का मुद्दा चला और क्या बाबरी मस्जिद का ढहना हो या फिर राम मंदिर का बनना हो, इससे राजनीतिक रूप से किसको फायदा हुआ, किसके अधिकार छीने गए और कौन इसकी वजह से लाचार और बेबस हुआ। इस देश में कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था। समय आता है 1984 का। इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है क्योंकि उन्होंने सिखों के खिलाफ एक बड़ा और गलत फैसला लिया था और स्वर्ण मंदिर में सबसे पहले सिखों के जो आस्था थी उसको ठेस पहुंचाया गया और स्वर्ण मंदिर में उन्होंने बूट पहना के अपमान किया। उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या होती है और उसके बाद इस देश का सबसे बड़ा दंगा शुरू होता है माइनॉरिटी के साथ। आज़ाद भारत में जब देश गुलाम था तब हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ लगातार हो रही थी। इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, जब गणेश चतुर्थी के बहाने महाराज शिवाजी की जयंती को ज्योतिबा फुले ने जब मनाना शुरू किया तो बाल गंगाधर तिलक को लगा कि ये कैसे हो सकता है। वो कहते थे कि तेली, तमोली, कोयरी, कुर्मी संसद में जाकर क्या करेगा। वो अंग्रेज़ों को कहते थे कि हम आपके भाई हैं, हम यूरोशियन हैं, हम बाहर से आए हैं, हमें अधिकार दीजिए। ज्योतिबा फुले ने उसी समय सम्राट शिवाजी महाराज की कीर्ति, यश को लोगों तक पहुंचाया, साहू जी महाराज के पहुंचाया। और आपको बता दें कि शिवाजी के जो पुत्र थे, जो पूरी भीमा कोरेगांव की पूरी कहानी है, संभाजी महाराज, उसको पहुंचाना शुरू किया। वहीं से शुरू होता है पूरा धार्मिक माइलेज लेना। लेकिन वो बहुत पीछे हो जाएगा। हम बात करेंगे आज़ादी के बाद की। कांग्रेस का एक छत्र राज चल रहा था। उसी दौरान बीजेपी एक पार्टी के तौर पे
बनने की कोशिश कर रही थी। जनसंघ था, जनसंघ के बाद बीजेपी बनी। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे। उसी दौरान एक बड़ा खेल होता है और 1984 में मान्यवर कांसीराम साहब, जो DS4 और वाम से बना चुके होते हैं, 1984 में वो सिख दंगों के खिलाफ लड़ाई शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि 30 साल से जो ओबीसी का आरक्षण लटक रहा था उसको शुरू करने की मांग करते हैं और बोट क्लब पर धरना देते हैं। और सोचिए, सिख दंगा होता है, इंदिरा गांधी की हत्या होती है और सबसे ज़्यादा 412 सीट जीतकर राजीव गांधी सत्ता में आते हैं, जो मोदी से भी ज़्यादा था। लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब कहते हैं कि मैं तुम्हें सड़क पर ला दूंगा और वो दबाव बनाते हैं राजीव गांधी पर कि तुम्हें ओबीसी आरक्षण देना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं देते हैं और ओबीसी आरक्षण के खिलाफ एक बड़ा भाषण देते हैं संसद में। SC ST OBC के अधिकारों का हनन होता है। ठीक उसी समय मान्यवर साहब का प्रादुर्भाव होता है। DS4 बन चुका था, वाम से बन चुका था, बहुजन राजनीति अपने चरम पर थी। और उसी दौरान लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव जैसे बड़े बड़े नेता सामने आ रहे थे, रामविलास पासवान जैसे नेता सामने आ रहे थे, जो कर्पूरी ठाकुर, जो किसान आंदोलन थे, चौधरी चरण सिंह, जो देवीलाल, इन सब के विरासत को वो संजो रहे थे। और जो जिस तरह से वो थे, आपको बता दें कि जो समाजवादी कॉन्सेप्ट के जिनको हम बड़ा नेता मानते हैं, लोहिया साहब, लोहिया के विचारों को लगातार मुलायम सिंह यादव अपना पॉलिटिकल प्रादुर्भाव कर रहे थे, लालू यादव, तो तमाम बहुजन नेता तेजी से, करुणानिधि दक्षिण भारत में आ रहे थे। और फूले पेरियार अंबेडकर के एक दौर को मान्यवर कांसीराम साहब पूरे हिंदी पट्टी में जगा रहे थे। राजीव गांधी की सत्ता हिल गई थी। एक 412 सीट जीतने वाला जो नेता था वो कहीं ना कहीं अपने कदमों पर था और तब उसे लगा कि उसे अब धर्म की राजनीति शुरू करनी पड़ेगी। और सबसे पहले 1986 में राम मंदिर का ताला खोलते हैं राजीव गांधी। उतना ही नहीं, उन्हीं के इशारे पर रामायण, आज जो राम मंदिर का जो पूरा मुद्दा है उसका सबसे ज़्यादा प्रचार रामायण के जरिए होता है। और रामानंद सागर जो है वो रामायण बनाते हैं। और आपको बता दें कि 4 अगस्त 1980 से लेकर, माफ़ कीजिएगा, 1987 से लेकर 1988 तक रामायण का पूरा एपिसोड चलता है। और ठीक उसके बाद 1988 से लेकर 1990 तक महाभारत चलता है। मतलब घर घर में भगवान राम को पहुंचाया जाता है। इसी दौरान मंदिर खोल दिया जाता है। 89 का चुनाव होता है। सिख दंगे के बाद वो जीत के आए थे, लेकिन 1909 वो 84 के चुनाव में 412 सीट जीतते हैं। 89 आते आते 5 साल बाद वो अपने घुटनों पर होते हैं। वो फोर्स का मामला आता है, BP सिंह लगातार प्रचार करते हैं। और उसी दौरान शरद यादव, मान्यवर कांसीराम साहब, मुलायम सिंह यादव, करुणानिधि, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, ये तमाम बड़े छत्रप, शिबू सोरेन, ये सब अपने अपने बहुजन समाज की आइडियोलॉजी को लेकर सामने आते हैं। और राजीव गांधी को चुनाव हारना पड़ता है 1989 का, और BP सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं और मिलीजुली सरकार बनती है। उसी के बाद बीजेपी के गठबंधन में सरकार बनती है और आरक्षण लागू हो जाता है। मंडल कमीशन के सिफारिशों को BP सिंह लागू कर देते हैं। उसी के बाद आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकल जाते हैं और वो राम मंदिर का मुद्दा जो है वो कांग्रेस से हथियार लेते हैं। और ठीक उसी समय जब अगला चुनाव होता है तो बीजेपी को 89 सीटें आती है। उसे लग जाता है कि ये सबसे बड़ा रामबाण है, राम मंदिर का मुद्दा। लेकिन इसमें नुकसान किसको होता है? इसमें नुकसान होता है जो मंडल कमीशन लागू होता है उसको धाराशायी कर दिया जाता है। SC ST OBC मान्यवर कांसीराम साहब का मुद्दा कहीं पीछे छूटता जाता है। समाजवादी का मुद्दा, चाहे इक्वालिटी का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा जो है वो बहुत पीछे छूटता चला जाता है। और नतीजा ये होता है कि बीजेपी की सरकार बनती है। और अब तो पूरी तरह से अब बीजेपी की सरकार है। लेकिन सोचिए कि जिस तरह से बयान दिया है प्रियंका गांधी ने, आपको क्या लग रहा है कोई नया बयान है? ये वही बयान है जो उनके पिता ने किया था इस देश में। जो रास्ते उन्होंने दिखाए थे जिसको बीजेपी ने पकड़ा, आज साफ हो गया है कि जो बहुजन प्रियंका गांधी में, और सबसे बड़ी बात है जो मुसलमान, उनको लगता है कि कांग्रेस सेकुलर था। जो SC ST OBC के लोगों को लगता है कि बीजेपी सेकुलर है, उनको समझना चाहिए
कि आरक्षण का मुद्दा हो, मंदिर का मुद्दा है, सब कुछ कांग्रेस का खड़ा किया हुआ है, जो बीजेपी जिसको आगे बढ़ा रही है। और आज जिस तरह से अखिलेश यादव ने बयान दिया है, एकमात्र अगर बयान माने मायावती जी का, तो वो बहुत नपातुला बयान था। उन्होंने साफ कहा कि बहुजनों को बाबा साहब के विचारों पर चलना होगा, उनको क्रम और श्रम पर जोर देना होगा, मंदिर से उनका भला न हुआ था न होगा। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव हों या जिस तरह से प्रियंका गांधी ने बयान दिया है, ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं वो अभी भी, क्योंकि जो भी पार्टी किसी लाइन की हो, जो मनुवाद है वो हावी रहता है, तो ये बात मुसलमानों को समझना पड़ेगा और उनको अपनी लीडरशिप की तरफ बढ़नी पड़ेगी। तो राम मंदिर जो ने है, जो सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को पहुंचाया है तो वो बीजेपी को पहुंचाया है। लेकिन इसकी शुरुआत करने की जो कोशिश हुई थी वो राजीव गांधी से हुई थी। रामायण घर घर में पहुंचाया गया, महाभारत पहुंचाया गया, और उसी का फसल आज बीजेपी काटे। सोचिए कल प्रियंका गांधी ने जो बयान दिया, किस तरह से राम मंदिर को लेकर उन्होंने बयान दिया, महिमा मंडित किया है। क्या लगता है आपको कि क्या वो मुसलमानों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई, मामला धर्म का नहीं है। इस देश में सबको आज़ादी है, वो किसी मजहब किसी धर्म में रह सकते हैं, लेकिन आप सेकुलर होने का नाटक मत कीजिए। या तो आप मंदिर आंदोलन के साथ हैं या मंदिर आंदोलन के खिलाफ हैं, बीच में कुछ नहीं होता है। तो आप समझिए कि जो अयोध्या का पूरा मुद्दा उठा, जो राम मंदिर का पूरा राजनीतिक मुद्दा उठा, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का नहीं हुआ है। मुसलमानों का सिर्फ ज़मीन गई है, मस्जिद टूटा है, एक धार्मिक नुकसान हुआ उनका। लेकिन अधिकारों की अगर बात करें तो SC ST OBC और माइनॉरिटी का नुकसान हुआ, उनका आरक्षण गया, उनको वित्तीय नुकसान हुआ, और सबसे ज़्यादा बहुजनों का नुकसान हुआ। और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने मुद्दा उठाया है, उनको एक बात समझनी चाहिए। आपको क्या लगता है प्रियंका जी, कि क्या हिंदुत्व का, फासीवाद का, RSS का जो सबसे असली घर है वो बीजेपी और RSS है? आपको फायदा मिल जाएगा। जब इस देश का सवर्ण समाज बीजेपी को एक्सेप्ट करके कांग्रेस को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो अगर अखिलेश को लगता है, तेजस्वी को लगता है, और किसी भी नेता को लगता है कि उनके पास वोट आ जाएगा सवर्ण समाज का, तो वो गफलत में है। मुझे लगता है कि उनको SC ST OBC और माइनॉरिटी के दम पर वोट जोड़ना चाहिए। जो सपना था मान्यवर साहब का, जो आइडियोलॉजी थी मान्यवर साहब की, जिस तरह से वो फूले पेरियार अम्बेडकर की मेला लगाते थे, तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने वही स्टैंड लिया है जो उनकी पार्टी का शुरू से 60 साल से स्टैंड रहा है, उनके पिता का स्टैंड था। इसलिए उनको मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि इस खेल में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो कांग्रेस ने आपका किया है। और अधिकारों की बात करें तो बहुजनों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, मुसलमानों का कुछ नुकसान ज़्यादा हुआ नहीं है, उनकी एक आइडेंटिटी नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा अधिकारों का अगर नुकसान हुआ है तो वो SC ST OBC का नुकसान हुआ है। क्योंकि मैंने आपको सिलसिलेवार ढंग से बताया कि रथ यात्रा जो 1989 में आडवाणी ने निकाली, वो इसलिए निकाली थी कि मंडल कमीशन लागू किया गया था, इस देश में बहुजन आंदोलन चरम पर था। उसके बाद भी उसका असर रहा 25 सालों तक। बिहार में, यूपी में कांग्रेस खत्म हो गई। राम मंदिर की वजह से गुजरात और मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की सरकारें आई। बिहार से, झारखंड से कांग्रेस खत्म हुई। झारखंड उस समय था ही नहीं, बिहार ही था। बिहार से खत्म हुई, यूपी से खत्म हुई। लेकिन हम बहुजन समाज के नेता जो हैं, चाहे वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी वजह थी कि उन्होंने वैचारिक आंदोलन को त्याग दिया था, फूले पेरियार अम्बेडकर को त्याग दिया था, कर्पूरी ठाकुर को त्याग दिया था। लेकिन उससे भी ज़्यादा नुकसान इस देश में जाट, गुर्जर और पटेलों को हुआ। जो किसान नेता थे, जो चौधरी चरण सिंह ने जिसकी नींव रखी थी, जो सर छोटू राम ने जिसकी नींव रखी थी, देवीलाल ने जिसकी नींव रखी थी, पटेलों ने जिसकी नींव रखी थी, राम मंदिर के मुद्दे ने किसान आंदोलन को ख़त्म कर दिया। किसानों की लगातार दुर्दशा होती रही, सरकार की तरफ से उनके लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, और पूरी राजनीति हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू की तरफ सिमरता चला गया। और भारत इसी वजह से विज्ञान पर जोर नहीं दे पाया, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खोल पाए, सरकारी अस्पताल स्कूल नहीं खुल पाए। उससे सारे 1989 से पहले के सरकारी अस्पताल स्कूल सब बने थे, और विकास की राजनीति कहीं पीछे छूट गई। हम राफेल तो दूर की बात है, अच्छे से तेजस नहीं बना पाए। और इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वो राजीव गांधी दोषी है, जिन्होंने 412 सीट जीतने के बाद भी उनको लगा था कि हम राम मंदिर का मुद्दा उठाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि हिंदू को उनको पोलराइज करना था। तो ये एक बड़ा मुद्दा था जिसकी वजह से देश बहुत पीछे चला गया, रोजी रोटी का मुद्दा पीछे छूट गया, और सबसे ज़्यादा बहुजनों का नुकसान हुआ। और वो राजीव गांधी की देन थी, और उसी का फ़ायदा आज बीजेपी को मिल रहा है। आज भी कांग्रेस की राय है
कि जितना बीजेपी अत्याचार करेगी एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हमारे साथ आएंगे, क्योंकि उनकी राजनीतिक समझ कम है। उनको लगता है कि कांग्रेस, अगर बीजेपी जुल्म करी तो कांग्रेस को वोट दे दो। वो अपनी बहुजन लीडरशिप की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं और इसी का नतीजा है कि आज प्रियंका गांधी उनकी हमें हाँ मिला रही है। इस पर एक अगला वीडियो होगा कि कौन है राम मंदिर बहुजनों का असली नेता या खलनायक। आप लोग की प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। तो ये था पूरा राम मंदिर का मुद्दा, किस तरह से राजनीति में उसको इस्तेमाल किया गया और राजनीति में किससे राम मंदिर के मुद्दे से सबसे ज़्यादा फायदा मिला और सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ। अगर एससी एसटी ओबीसी को लगता है कि इससे मुसलमानों को नुकसान है तो आप गफलत में हैं। मुसलमान की थोड़ी सी ज़मीन गई है, एक मस्जिद ढाया गया है और आर्थिक नुकसान, राजनीतिक नुकसान और सामाजिक नुकसान किसी का हुआ है तो वे एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी, बीएसपी, आरजेडी, सपा, बसपा के नेताओं का हुआ है, शिबू सोरेन का हुआ है, जेएमएम का हुआ है। और ये कैसे हुआ है वो मैं बता दूं। इस देश में गैर कांग्रेस गैर बीजेपी का प्रधानमंत्री अब तक बन गया होता अगर मंदिर मुद्दे को तुल नहीं दिया जाता और हिंदू मुस्लिम का विभाजन नहीं होता। अगर विकास की राजनीति की बात होती तो अखिलेश यादव हो या मायावती हो या लालू यादव हो या करुणानिधि हो या हेमंत सोरेन हो या शिबू सोरेन, इन लोगों ने विकास की राजनीति की और उनका जो बहुजन आंदोलन की राजनीति जो मान्यवर साहब ने रास्ता दिखाया था उनको कहीं ना कहीं उन लोगों ने कमज़ोर किया और विकास पर जोर देने लगे थे। उनको लगा था कि आधुनिक भारत बन गया है, लेकिन सच्चाई यही है कि राजीव गांधी ने इस देश को धार्मिक राजनीति में धकेला और उसका फ़ायदा आज बीजेपी ले रही है। उनकी बेटी को भी आज यही लगता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या राम मंदिर मुद्दा से किसको नुकसान हुआ, किसको फ़ायदा हुआ? क्या ये मुसलमानों का नुकसान है, एससी एसटी ओबीसी का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।